हाय एवरीवन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ रहे थे हम लोग। उसमें एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स को देख रहे थे। तो लास्ट क्लास में जहाँ तक देखे थे उसके आगे अब इसमें हम लोग बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रॉब्लम है इसमें 9.25। सबसे पहले इसमें पूछा है कि एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का स्टेबिलिटी से आप क्या समझते हो। स्टेबिलिटी ऑफ ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इससे आप क्या समझते हो। उसके बाद फिर बोला है कि वे कौन से फैक्टर्स हैं जो स्टेबिलिटी को डिसाइड करते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। तो स्टेबिलिटी ऑफ ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑलरेडी हम लोग डिटेल में कर चुके हैं इसको क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में। स्टेबिलिटी ऑफ ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रेफर्स दैट हाउ फास्ट द कंपाउंड अंडरगोज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है तो वह कितना आसानी से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भाग लेगा, कितना आसानी से उसके लिगैंड सब्स्टिट्यूट करेंगे दूसरों के द्वारा, या उसके स्टेबिलिटी को ही रेफ़र करता है। हालांकि स्टेबिलिटी के बारे में जो हम लोग पीछे डिटेल किए थे उसमें कंपाउंड के स्टेबिलिटी को दो तरीके से एक्सप्लेन कर रहे थे। एक था थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी, और दूसरा था काइनेटिक स्टेबिलिटी। ये दो बेसिस पे जो है स्टेबिलिटी को हम लोग एक्सप्लेन किए थे। थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू बॉन्ड एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी, ऐसे कई सारी चीज़ थे। और काइनेटिक स्टेबिलिटी बेसिकली रिलेटेड था रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन पर, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसमें मेटल और लिगैंड के बीच बॉन्ड है। अब वह मेटल लिगैंड बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है, इसी को एक्सप्लेन करता है थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ फिर क्या चीज़ पे डिपेंड करेगा, उसको एक्सप्लेन करने के लिए कई फैक्टर्स है। उसी प्रकार से काइनेटिक स्टेबिलिटी में था कि वह कॉम्प्लेक्स कितना आसानी से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा, उस आधार पे भी इसका क्लासिफिकेशन था। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी की सबसे पहले बात करें हम लोग तो इसमें से कई फैक्टर्स थे। जैसे सबसे पहला था ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। यदि सिमिलर टाइप का कॉम्प्लेक्स है तो उस केस में जो स्टेबिलिटी है वो ऑक्सीडेशन स्टेट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे एक कॉम्प्लेक्स है CO H2O का होल 6 पे 2+, और एक और कॉम्प्लेक्स है CO H2O का होल 6 पे 3+। ऑलमोस्ट एक ही जैसे लिगैंड्स हैं, एक ही जैसा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इस यहाँ जो है CO2+ है जबकि इस जगह पे CO++ है। अब बोल रहा है कि यदि हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट है सेंट्रल मेटल आयन का तो उस केस में जो स्टेबिलिटी है वह हाई होता है। और सिंपल सा रीज़न है कि यदि मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट हाई है तो इसका मतलब हुआ कि इसका साइज छोटा होगा। छोटा साइज है तो जो लिगैंड है वह सेंट्रल मेटल आयन को आसानी से अप्रोच कर पाएगा और उस केस में जो बॉन्ड बनेगा वह स्ट्रॉन्ग बनेगा, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा इसीलिए जो है यह कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा ज़्यादा। उसके बाद फिर हम लोग इसमें पढ़े थे लिगैंड्स का नेचर के बारे में भी। ऐसे कई फैक्टर्स देखे थे डिटेल में, अभी शॉर्टकट में चलते हैं हम लोग। तो लिगैंड्स की जहाँ तक हम लोग बात करें तो लिगैंड्स के लिए दो चीज़ हम लोग देखे थे। एक देखे थे लिगैंड्स का बेसिक स्ट्रेंथ, और दूसरा देखे थे लिगैंड का पोलैरिटी। और दोनों केस में जो कंपाउंड का स्टेबिलिटी है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, चाहे वह बेसिक स्ट्रेंथ हो या फिर लिगैंड का पोलैरिटी हो। बेसिक स्ट्रेंथ कहने का मतलब कि मान लें कि एक कॉमन सेंट्रल मेटल आयन है कोई Mn+, इसके साथ बॉन्ड बनाना हो NH3 को, इसके साथ बॉन्ड बनाना हो H2O को, और इसके साथ बॉन्ड बनाना हो F- को। तो NH3 स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, उसके साथ H2O स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, या फिर F- स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो यह पूरा का पूरा डिपेंड करेगा ये तीनों कंपाउंड या तीनों लिगैंड के बेसिक नेचर पे।
नाइट्रोजन पे लोन पेयर, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर, यहाँ फ्लोरीन पे 4 है। तो बेसिक स्ट्रेंथ कहने का मतलब कि कौन सा लिगैंड आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा, ऐसे पता करते हैं। तो उस आधार पे देखोगे तो लगेगा कि फ्लोरीन पे यहाँ 4 लोन पेयर है तो जल्दी तो यही देगा, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है तो सबसे देर से देगा। तो वैसे नहीं देखते हैं, लोन पेयर का संख्या से बिल्कुल भी मतलब नहीं है, क्योंकि लोन पेयर 4 रहे या 1 रहे, डोनेट तो उसको एक ही पेयर करना है। इलेक्ट्रॉन डोनेट जो करना है वह एक ही पेयर करना है। अब वह एक ही पेयर इलेक्ट्रॉन कितना आसानी से डोनेट करेगा, इस बात पे जो है सारा कुछ डिपेंड करता है। अब वह डिपेंड करेगा फिर इस डोनर एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में हम लोग जान रहे हैं कि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो तो चाहेगा इलेक्ट्रॉन गेन करके रखना, वह इलेक्ट्रॉन हमेशा गेन करना चाहेगा, कभी डोनेट करने का टेंडेंसी रखेगा नहीं। तो चूंकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी कम होगा नाइट्रोजन की तुलना में। सेम वे में फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी और भी कम होगा। तो उस हिसाब से देखोगे तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी NH3 का हुआ, फिर H2O का। इसका मतलब सबसे ज़्यादा बेसिक नेचर का NH3 होगा, तो यह सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और इस केस में अस्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा। इससे कम अस्टेबल H2O से बनेगा और इससे कम अस्टेबल जो है F- के साथ बनेगा। सेम बात यदि हम लोग पोलैरिटी के लिए करें तो पोलैरिटी में जैसे मान लो कि NH3 है, अभी NH3 को हटा करके एक CH3 ले आओ, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक CH3 ले आए, मैंने हाइड्रोजन रिप्लेस करके अल्काइल के द्वारा। फिर मान लो 2 CH3 ले आओ और फिर मान लो कि तीनों हाइड्रोजन को 3 CH3 से रिप्लेस कर दो। तो एक NH3 है, एक मिथाइलेमीन है, दूसरा डाईमिथाइलेमीन है, तीसरा ट्राईमिथाइलेमीन है। पोलैरिटी की बात करोगे तो हम लोग जानते हैं कि जो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं वे नॉन पोलर होते हैं, तो हाइड्रोजन के रिप्लेस करके जो अल्काइल ग्रुप आ रहा है, इसका मतलब कि वह पोलैरिटी को डिक्रीज कर रहा है, घटा रहा है। तो सबसे ज़्यादा पोलर नेचर का NH3, इससे कम दिस वन, इससे कम ये, और सबसे कम पोलर होगा ये वाला। अब जितना ज़्यादा पोलर नेचर का होगा वह लिगैंड सेंट्रल मेटल आयन के साथ वह उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन शो करेगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन मतलब कि स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन। तो जो मोर पोलर लिगैंड है वह एक अस्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, तो इस सब के तुलना में यह जो है अस्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। इसके अलावा स्टेबिलिटी जो है लिगैंड पे भी डिपेंड करता है। उसमें से हम लोग जानते हैं कि जो चिलेटिंग लिगैंड्स होते हैं, जो चिलेटिंग लिगैंड्स होते हैं वे चिलेटिंग लिगैंड्स भी अस्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, एक्सप्लेन किया जा चुका है। फिलहाल हम लोग जानेंगे कि चिलेटिंग लिगैंड मतलब जो रिंग बनाते हो, मतलब जो बाईडेंटेड ट्राइडेंटेड, मतलब ओवरऑल बोले कि जो पॉलीडेंटेड लिगैंड्स है जो रिंग फॉर्मेशन कर सकते हैं, वे हमेशा एक अस्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं नॉन चिलेटिंग लिगैंड के तुलना में। क्यों, पीछे एक्सप्लेन किए हैं, या आगे का क्वेश्चन हम लोग का है तो उसमें हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे। उसके अलावा एक चीज़ और इसमें हम लोग देखे थे कि स्टेबिलिटी जो है कहीं ना कहीं मेटल के नेचर और लिगैंड के नेचर दोनों पे भी डिपेंड करता है। मेटल और लिगैंड दोनों के नेचर पे डिपेंड करता है। और उसमें से हम लोग क्या पढ़े थे कि जो मेटल आयन है, या बेसिकली जिसको आप मेटल ही बोलो, इसको कई कैटेगरी में रखा था। क्लास A मेटल, क्लास B मेटल, और एक था बॉर्डर लाइन। बॉर्डर लाइन क्लास A मेटल में कौन आते थे, तो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट और स्मॉल साइज, और ये कहलाते थे हार्ड एसिड। इसमें कौन आते थे, लो ऑक्सीडेशन स्टेट, लार्ज साइज, और ये कहलाते थे सॉफ्ट एसिड। बॉर्डर लाइन में जनरली डाई पॉजिटिव ट्रांजिशन मेटल आयन आते थे, डाई पॉजिटिव ट्रांजिशन मेटल आयन। एग्जाम्पल में जैसे इसमें जितने भी अल्कली मेटल वगैरह होते हैं, या फिर हाई पॉजिटिव चार्ज वाला कोबाल्ट ट्रिपल प्लस है, Sc ट्रिपल प्लस है, Al ट्रिपल प्लस है, Cr 6 प्लस है, ये सभी इसमें आ गए। Cu प्लस, Ag प्लस, Pd2 प्लस, Au प्लस, RH प्लस, और इसमें जो है Cu2 प्लस, Zn2 प्लस, CO2 प्लस, ये सभी इसमें आ गए। तो मेटल को ऐसे क्लासिफाई करते थे। लिगैंड का कुछ ऐसा था कि F-, Cl-,
Br माइनस आई माइनस, फिर O, तो न्यूट्रल में जनरली रहेगा। ये डोनर एटम है सब, ये सभी क्या हैं, लिगैंड नहीं है बल्कि लिगैंड के लिए डोनर एटम है। फिर सेलेनियम, टेलरियम, ऐसे करके। तो यह जो सीरीज बनाया गया है यह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पे कि फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा, इससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन, और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका होता है, आयोडीन का। तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, तो ये हाइयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले जो एलिमेंट है वे कहलाते हैं हार्ड बेस, और ये जो लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले हैं ये कहलाएंगे सॉफ्ट बेस। अब एक प्रिंसिपल है सब प्रिंसिपल, सॉफ्ट एंड हार्ड एसिड बेस प्रिंसिपल, और यह क्या बोलता है कि सॉफ्ट एसिड प्लस सॉफ्ट बेस अस्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा, हार्ड एसिड प्लस हार्ड बेस अस्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा, सॉफ्ट एसिड प्लस हार्ड बेस या हार्ड एसिड प्लस सॉफ्ट बेस ये अनस्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा। तो यह हार्ड है, ये सभी हार्ड हैं, मतलब कि ये सारे मेटल आयन इस लिगैंड के साथ जिसमें डोनर एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है वे ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। लेकिन वही कोबाल्ट वैसे लिगैंड जिसमें आयोडीन डोनर एटम हो या सेलेनियम डोनर एटम हो तो इसके साथ जो है या लेस स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। चूँकि ये सभी हार्ड है तो हार्ड को प्रीफर करेंगे, ये सभी सॉफ्ट हैं तो सॉफ्ट को प्रीफर करेंगे। मतलब Ag प्लस ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा कार्बन डोनर एटम के साथ, Cl डोनर एटम के साथ, I डोनर एटम के साथ। लेकिन वही यदि Al ट्रिपल प्लस है तो ये ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा ऑक्सीजन डोनर एटम के साथ, फ्लोरीन डोनर एटम के साथ, ऐसा। तो यह जो है क्लासिफिकेशन था जिसमें लिगैंड और सेंट्रल मेटल आयन दोनों को क्लासीफाई किया गया था, और बेसिकली इसमें इन्वॉल्व हो रहा है यह सब प्रिंसिपल, सॉफ्ट हार्ड एसिड बेस प्रिंसिपल। तो ये सारे थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के अंतर्गत आते थे। काइनेटिक स्टेबिलिटी में हम लोग स्टेबल और अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स की बात ना करते हुए उसमें इनर्ट और लेवाइल कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। उसमें जो है हम लोग इनर्ट एंड लेवाइल कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, इनर्ट एंड लेवाइल कॉम्प्लेक्सेस। तो इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस कहने का मतलब कि जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भाग नहीं लेगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा आसानी से, और लेवाइल मतलब कि जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आसानी से इन्वॉल्व हो जाएगा। तो इस आधार पे हम लोग इनर्ट और लेवाइल कॉम्प्लेक्स को बांटते हैं अलग अलग श्रेणी में। तो इसके लिए था कि जितने भी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं वे सारे के सारे इनर्ट कॉम्प्लेक्स हैं, और जितने भी आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं वे सारे के सारे लेवाइल कॉम्प्लेक्स हैं। उसके बाद फिर देखे थे कि वह इनर ऑर्बिटल हो या फिर आउटर ऑर्बिटल हो, लेवाइल ही होगा यदि इसमें लो लाइंग अनहाइब्रिडाइज्ड वैकेंट ऑर्बिटल होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल, जैसे TiH2O का होल 6 पे 3+। ऑब्वियसली यह लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, इनर ऑर्बिटल। लेकिन जब कन्फिग्रेशन देखोगे तो टिटेनियम के पास यहाँ 4 ऑर्बिटल खाली है D का। तो जो 4 ऑर्बिटल D का खाली है इसका मतलब हुआ कि यह हमेशा लेवाइल होगा या इनर्ट कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ऑर्बिटल खाली है तो बाकी के लिगैंड्स वहाँ आसानी से घुस सकते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन दे करके उसके साथ बॉन्ड बना सकते हैं। उसी प्रकार से एक स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स हमेशा लेवाइल होता है, इसमें बड़ा आसानी से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकता है क्योंकि 2 वैकेंट साइट रहता है। लेकिन वही ऑक्टाहेड्रल है तो इसके तुलना में यह कम लेवाइल होता है, लेस लेवाइल रहता है। तो डिटेल में हम लोग कर चुके हैं, बस अभी सारे फैक्टर्स को याद दिलवा रहे थे। तो एग्ज़ाम में यदि आएगा तो मार्क्स पे डिपेंड करता है, यदि 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है तो सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और यदि 2 मार्क्स 3 मार्क्स का है तो आप कुछ कुछ पॉइंट को ही एक्सप्लेन करोगे तो चलेगा। हालांकि +2 लेवल के लिए यह क्वेश्चन बनता ही नहीं है, क्योंकि स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करने बोल रहा है, इसका मतलब सबको एक्सप्लेन करना होगा। और यह स्टेबिलिटी एक टॉपिक नहीं बल्कि इसमें एक अलग चैप्टर ही है। सारे फैक्टर्स को एक्सप्लेन करने लगोगे आप तो कई सारे पॉइंट्स आ जाएंगे इसमें। तो खैर चीज़ें याद आ गई हम लोग को, पहले से पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें अब देखते हैं हम लोग 9.26। बोर्ड आई कि चीलेट इफेक्ट क्या है।
व्हाट इज चिलेट इफेक्ट। और यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यह जो है बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है, +2 लेवल का क्वेश्चन है चिलेट इफेक्ट। तो चिलेट इफेक्ट समझने से पहले समझना है चिलेटिंग लिगैंड। और यह चिलेटिंग लिगैंड क्या होता है, तो वे पॉलीडेंटेड लिगैंड्स which form a ring with central metal ion and the complex having a ring like structure is called chelate, and a chelated complex is always more stable than a non-chelated complex, and this is known as chilate effect। तो ये 3 चीज़ हुआ। चिलेटिंग लिगैंड वे पॉलीडेंटेड लिगैंड्स हैं जो सेंट्रल मेटल आयन के साथ जुड़ करके रिंग का फॉर्मेशन करेंगे, और जो इस तरह से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन रहा है जिसमें सेंट्रल मेटल आयन के साथ लिगैंड जुड़ करके एक रिंग स्ट्रक्चर बना रहा है, तो वह कॉम्प्लेक्स जिसका रिंग के जैसा स्ट्रक्चर है वह चिलेट कहलाएगा। और बोला है कि ये जो रिंग वाले कॉम्प्लेक्स होते हैं जिसमें लिगैंड सेंट्रल मेटल आयन के साथ जुड़ करके रिंग बनाता है, ऐसे कॉम्प्लेक्स जनरली ज़्यादा स्टेबल होते हैं उस कॉम्प्लेक्स के तुलना में जिसमें रिंग का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो यही जो फिनोमेनन है कि एक चिलेटेड कॉम्प्लेक्स हमेशा ज़्यादा स्टेबल होगा नॉन चिलेटेड के तुलना में, यही कहलाता है चिलेट इफेक्ट। एग्जाम्पल से इसको समझें हम लोग। कई एग्जाम्पल्स हैं लेकिन सबसे सिंपल, जैसे एक है CONH3 का होल 6 पे 3+। इसका स्ट्रक्चर बनाओगे आप तो ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट होगा। ऐसा कोई रिंग नहीं बन रहा है, इसलिए दिस इज नॉन चिलेटेड कॉम्प्लेक्स। लेकिन इसी का एक चिलेटेड कॉम्प्लेक्स यदि हम लोग बनाएं सिमिलर डोनर एटम, आइडेंटिकल डोनर एटम के साथ, जैसे COEN का होल 3 पे 3+, तो इस CON डोनर एटम N डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं EN, या फिर इसको अच्छे से दिखलाओगे यदि तो ऐसे दिखलाना होगा, यहाँ CH2 यहाँ CH2, डोनर एटम N, यहाँ भी डोनर एटम N, ऐसा। और चूंकि इसमें रिंग बन रहा है, रिंग में भी 5 मेंबर रिंग है, 1 2 3 4 5, तो यही कहलाएगा चिलेटेड कॉम्प्लेक्स। अब बोल रहा है कि यह जो चिलेटेड कॉम्प्लेक्स है ये ज़्यादा स्टेबल होगा, मोर स्टेबल, और यह जो नॉन चिलेटेड कॉम्प्लेक्स है ये कम स्टेबल होगा। ज्योमेट्री दोनों का ऑक्टाहेड्रल है, डोनर एटम इसमें भी सारे के सारे नाइट्रोजन है, डोनर एटम यहाँ भी सभी के सभी नाइट्रोजन है, लेकिन यह रिंग बनने के चलते ज़्यादा स्टेबल होगा इसके तुलना में, और यही कहलाता है चिलेट इफेक्ट। तो खैर क्वेश्चन में तो इतना ही पूछा है कि चिलेट इफेक्ट क्या है, तो डेफिनेशन ऐसे आप एग्जाम्पल लिख दोगे, एग्जाम्पल तक ही पूछा है। लेकिन कारण यदि कि वाई या चिलेटेड कॉम्प्लेक्स इज ऑलवेज मोर स्टेबल दैन या सिमिलर नॉन चिलेटेड कॉम्प्लेक्स, तो इसका 2 रीज़न है। पहला रीज़न ऐसे था कि यदि चिलेटेड कॉम्प्लेक्स में मेटल लिगैंड का बॉन्ड ब्रेक कर जाए तो यह लिगैंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर चला जाएगा, बिना बॉन्ड का हो जाएगा। तो इस केस में जो है यहाँ एक वैकेंट साइट क्रिएट हो जाएगा और यहाँ फिर कोई दूसरा आ सकता है, मतलब कोई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टाइप का हो जाएगा, तो इस केस में यह अनस्टेबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ है कि यदि आप एक मेटल लिगैंड बॉन्ड को तोड़ दोगे तो यह लिगैंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर नहीं जाएगा, बल्कि यह अभी भी दूसरे एटम से जुड़ा हुआ रहेगा। क्योंकि इसमें 2 डोनर एटम जुड़ा हुआ है ना, और दोनों सेम लिगैंड के हैं, तो यहाँ एक बॉन्ड टूट भी जाता है तो यह लिगैंड कभी भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर नहीं जाएगा, या स्टिल अभी भी सेंट्रल मेटल आयन से जुड़ा रहेगा थ्रू अनदर डोनर एटम। तो यहाँ फिर कोई भी दूसरा लिगैंड आकर के जो है सो नहीं जुड़ सकता है।
मतलब इसका रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से नहीं होगा और इसका होगा। तो जिसका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से हो कम स्टेबल, जिसका नहीं हो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो उस हिसाब से यहाँ चिलेटेड कॉम्प्लेक्स इज ऑलवेज मोर स्टेबल दैन या नॉन चिलेटेड। और दूसरा जो इसका थर्मोडाइनमिक एक्सप्लेनेशन है वह थर्मोडाइनमिक एक्सप्लेनेशन क्या बोलता है समझोगे। जैसे मान लो कि यह कॉम्प्लेक्स है CONH3 का होल 6 पे 3+, इसको 3 इथिलीन डायमीन से रिएक्शन करवाते हैं तो ये बनेगा COEN का होल 3 पे 3+ और 6 अमोनिया। इधर आप गिनोगे तो 1 और 3 4 मॉलिक्यूल्स हैं या 4 मोल्स है, इधर 1 और 6 7 मोल्स है। लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ने से इंट्रॉपी बढ़ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ने से सिस्टम का इंट्रॉपी बढ़ेगा। और जैसा कि हम लोग इक्वेशन पढ़े ΔG बराबर ΔH माइनस T ΔS। अब यदि सिस्टम का इंट्रॉपी बढ़ रहा है मतलब ΔS बढ़ेगा, तो E बढ़ने का मतलब कि पूरा नेगेटिव वैल्यू बढ़ जाएगा, पूरा नेगेटिव वैल्यू बढ़ जाएगा तो ΔG शुड भी नेगेटिव। और यदि ΔG नेगेटिव है तो इसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वह पॉजिटिव होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं ΔG बराबर होता है -RT ln K। तो ΔG नेगेटिव, इधर तो नेगेटिव लगा ही हुआ था तो इस हिसाब से K पॉजिटिव। और यदि किसी रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू पॉजिटिव है मतलब रिएक्शन फेवरेबल है, मतलब कि आसानी से होगा। NH3 रिप्लेस कर जाएगा इथिलीन डायमीन के द्वारा, तो NH3 इथिलीन डायमीन से रिप्लेस हो जा रहा है, इसका मतलब कि यह कम स्टेबल है। यदि ज़्यादा स्टेबल रहता तो रिप्लेसमेंट क्यों होता। हाँ, उल्टा चाहोगे कि इथिलीन डायमीन को एमीन से रिप्लेस करे तो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि यह ज़्यादा स्टेबल है। और स्टेबिलिटी ऐसे हम लोग एक्सप्लेन किए एंट्रोपी के आधार पे, फिर यहाँ गिव फ्री एनर्जी और लास्ट में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के आधार पे। तो यह थर्मोडायनेमिक एक्सप्लेनेशन है जो कि बेहद और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है, स्टैंडर्ड एक्सप्लेनेशन चिलेट इफेक्ट का। तो यह था चिलेट इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें 9.26 के बाद इसमें कोई शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, पहले हम लोग उसको करते हैं। 9.27 बाद में, पहले 9.28 देखें। इसमें से बोल रहा है एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है CONH3 का होल 6 और Cl2, और बोल रहा है कि इसको जब हम लोग सॉल्यूशन में डिजॉल्व करेंगे मतलब कोई सॉल्वेंट वाटर में तो कितने आयंस बनेंगे, हाउ मेनी आयंस। बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑप्शन में 6 4 3 और 2 दिया हुआ है कि इस कॉम्प्लेक्स को जब हम लोग डिजॉल्व करेंगे तो कितने आयंस बनेंगे। तो ऐसा कई कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है तो हम लोग जानते हैं इसमें कि जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है वह कहलाता है आयोनाइजेशन स्फीयर, अंदर वाला है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज नॉन आयोनाइजेबल, इसके अंदर जो स्पीसीज है वे आयन में नहीं टूटेंगे, और ये जो बाहर वाला है या आयोनाइजेबल है या आसानी से आयन में टूटेगा। तो जब इस कॉम्प्लेक्स को आप डिजॉल्व करोगे CONH3 का होल 6 Cl2 वाटर, तो कैसे टूटेगा, कुछ इस प्रकार से CONH3 का होल 6 पे 2+ और 2 Cl-, तो 2 यहाँ से क्लोराइड आयन बना और एक ही पूरा कॉम्प्लेक्स आयन बना, तो टोटल नंबर ऑफ आयन्स हो गए कितना 3, टोटल 3 आयन्स बन गए। तो ये इसके लिए आंसर हो जाएगा कि इस कॉम्प्लेक्स में टोटल आयन्स कितने बन रहे हैं 3। उसके बाद इसी में अगला क्वेश्चन है 9.28 के बाद इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं CrH2O का होल 6 पे 3+, फिर एक कॉम्प्लेक्स है FeH2O का होल 6 पे 2+, और एक दिया हुआ है Zn
H2O का होल 6 पे 2 प्लस। और ये जो 3 कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं, इन तीनों कॉम्प्लेक्स में पूछ रहा है कि हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट किसका होगा, हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट किसका होगा। हम लोग जानते हैं कि यह जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का। तो बेसिकली हम लोग को नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसमें अधिक होगा उसका स्टेबिलिटी मैग्नेटिक मोमेंट भी सबसे ज़्यादा। देखो सारे हेक्सा कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स हैं, इसका मतलब हुआ कि ये सभी के सभी ऑक्टाहेड्रल हैं। ऑल दिस 3 कॉम्प्लेक्सेस आर ऑक्टाहेड्रल। अब ऑक्टाहेड्रल है तो इसमें इनर है या आउटर है वो देखना है। लिगैंड तो सबके जगह जो है सो मॉडरेट है, H2O ना तो बहुत वीक लिगैंड है ना तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो यह डायरेक्ट डिपेंड करेगा ऑक्सीडेशन स्टेट पे। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ +3, आयरन का +2, Zn का +2। कन्फिग्रेशन की बात करोगे तो इसका 3d3, इसका 3d6, इसका 3d10। अब जो बात हम लोग जानते हैं कि यदि D3 कॉम्प्लेक्स है तो यह हमेशा लो स्पिन बनाएगा, हमेशा लो स्पिन बनाएगा, लिगैंड कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता है। और जब लो स्पिन बनाएगा तो इसके लिए कन्फिग्रेशन हो जाएगा T2G3 Ag0। 3d10 हमेशा हाई स्पिन बनाएगा और यह हमेशा हाई स्पिन बनाएगा तो इसके लिए कन्फिग्रेशन हो जाएगा T2G6 Ag4। बचा यह D6 इंटरमीडिएट है, तो इसमें लिगैंड मॉडरेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट लो है, तो यह दोनों फेवर करता है हाई स्पिन को, तो इसका कन्फिग्रेशन हो जाएगा T2G4 और Ag2। तो T2G4 मतलब ऐसा हुआ 1 2 3 4 और इसमें 1 2, तो टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए 4, तो n बराबर 4। यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3, यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। तो सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का संख्या इस कॉम्प्लेक्स में है, तो इसी के लिए मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा। तो यदि ऐसे कॉम्प्लेक्स आएँ तो सबसे पहले आप कॉम्प्लेक्स का नेचर पहचानो, नेचर पहचाने के बाद उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करो। कन्फिग्रेशन करने के बाद आप देखो कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का संख्या सबसे ज़्यादा किस में है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का ही प्रोपोर्शनल मैग्नेटिक मोमेंट है। तो जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का संख्या सबसे ज़्यादा होगा वह कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक मोमेंट भी सबसे अधिक। और मैग्नेटिक मोमेंट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में होता है, इसको करना होगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कुछ क्वेश्चंस और बच रहे हैं उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।